में हमने हेनरी लास से रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। अब देखिए चैप्टर का जो मोड है ना यहाँ से चेंज होगा। चैप्टर का जो पहला मोड था उसके अंदर आपके पास टॉपिक था, सांद्रता से संबंधित टर्म थी, अपने पास सांद्रता के पद थे। उसके बाद जो सेकंड मोड आया इसका, तो उसके अंदर अपन ने विलेयता वाला टॉपिक पढ़ा, ठोसों की दरों में विलेयता और गैसों की दरों में विलेयता। नेक्स्ट अब जो चैप्टर का जो मोड चेंज होगा वो वाष्प दाब से चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ से रिलेटेड कुछ मटेरियल अपन आगे पढ़ेंगे, वो किससे रिलेटेड होगा, वाष्प दाब से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, वाष्प दाब की। तो ये लीजिए वाष्प दाब। देखिए वाष्प दाब के बारे में यदि अपन बात करें तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। देख लीजिए आपके पास एक क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर का मतलब आपके पास एक बंद पात्र है। इस बंद पात्र में मैं क्या ले रहा हूँ, कोई सॉल्वेंट ले रहा हूँ। जो सपोज करो कि मैंने क्या ले लिया, H2O ही ले लिया। क्लियर। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब गर्म कर रहा हूँ। इसको क्या कर रहा हूँ मैं, लगातार हीट कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, इस लिक्विड की क्या बनेगी, वेपर बनेगी। ठीक है। और ये वेपर क्या होगी, इस कंटेनर पात्र के ऊपरी दीवार से टकराएगी और वापस किधर की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। और जो ये जो सतह है, इस सतह पर क्या लगाएगी, एक दाब लगाएगी। और ये जो दाब है यही क्या है, वाष्प दाब है। ठीक है। क्या किया अपन ने, एक क्लोज कंटेनर लिया, एक बंद पात्र लिया, उसमें एक विलायक लिया और इसको क्या करने लगे, अपन हीट करने लगे। और जैसे आप इसको हीट करोगे तो इस सॉल्वेंट की क्या बनेगी, वेपर बनेगी, जो पात्र की ऊपरी दीवार से टकराकर वापस किधर की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, लगातार वाष्प। और ये नीचे की तरफ आप आकर के द्रव की सतह पर एक दाब लगाएगी, जिसे क्या कहेंगे अपन, वाष्प दाब। यहाँ पर और क्या हो रहा है, जैसे आप पानी को गर्म करो तो ऊपर से जो प्लेट या कवर आपने लगाया उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती है। मतलब लगातार वाष्प दाब लगा रही है और वाष्प द्रव में कन्वर्ट हो रही है। द्रव वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वाष्प के अंदर। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या है, एक गतिक साम्य अवस्था है। क्या है, गतिक साम्य अवस्था। किस किस के बीच में, द्रव और वाष्प के बीच में। किस किस के बीच में है, द्रव और वाष्प के बीच में। यानी कि वाष्प दाब जो जनरेट होता है वो कौन सी साम्य अवस्था पर जनरेट होता है, गतिक साम्य अवस्था पर जनरेट होता है। क्या स्थिर साम्य अवस्था भी होती है, बिल्कुल स्थिर साम्य अवस्था भी होती है। जैसे कोई अदर रिएक्शन की बात करें अपन, रिएक्टेंट ए था जो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो गया, और जैसे मान लो कि 60% ए रह गया, 40% आपके पास बी बन गया, या दोनों 50-50 रह गए और रिएक्शन स्टॉप हो गई, तो वो क्या है, स्थिर साम्य अवस्था है। और ये कैसा है, गतिक साम्य अवस्था है। तो जब तक लगातार आप इसको हीट करते रहोगे तब तक आपके पास गतिक साम्य अवस्था रहेगी। गैस पे वाष्प में, गैस जो वाष्प है वो द्रव में कन्वर्ट होती रहेगी, और आपकी जो द्रव है वो लगातार किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाष्प के अंदर। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, गतिक साम्य अवस्था की स्थिति में किसी द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। देखिए गतिक साम्य अवस्था, गतिक साम्य अवस्था किस किस के बीच में है, द्रव और वाष्प के बीच में है। गतिक साम्य अवस्था की स्थिति में, गतिक साम्य अवस्था की स्थिति में किसी द्रव की वाष्प द्वारा, किसी द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। देखिए क्लोज कंटेनर था, विलायक लिया, गर्म किया, इस द्रव की क्या बनी, वाष्प बनी। वाष्प ने क्या किया, द्रव की सतह पर एक दाब लगाया, वही क्या है, वाष्प दाब है। बस कंडीशन का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो कौन सी है, गतिक साम्य अवस्था। मतलब द्रव और वाष्प के बीच में जब तक आप इसको लगातार गर्म कर रहे हो तब तक क्या होता रहेगा, द्रव और वाष्प के बीच में एक साम्य अवस्था स्थापित रहेगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ,
गतिक साम्य अवस्था की स्थिति में द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, अब वाष्प दाब के बारे में अपन बात करें तो देखो दो टाइप के वाष्प दाब, मतलब दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे आगे चल करके। एक तो है आपके पास क्या, आंशिक वाष्प दाब। क्या है? आंशिक वाष्प दाब है। और एक क्या है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ध्यान देना। देखो आंशिक वाष्प दाब से क्या मतलब है, जैसे अपन गैसेज लॉ यानी कि 11वीं क्लास के गैसों वाले चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि किसी गैस का एग्जैक्ट प्रेशर कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो जो आप जो कैलकुलेट करते हो वही क्या है? आंशिक वाष्प दाब है। किसी गैस के एग्जैक्ट प्रेशर को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो जो आप कैलकुलेट करते हो उसे क्या कहते हैं अपन? आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। और इसको पी डैश से डिनोटेड करते हैं। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ये मॉलिक्यूल का, सॉरी आपकी जो गैस है या जो कंटेनर के अंदर जितने भी आपने मिक्सचर मिला रखे हैं उनके अलग अलग वाष्प दाब की बात करूं मैं, या पर्टिकुलर किसी ए गैस की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब की बात करूं, तो वो उसका क्या होता है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है। इसको किससे डिनोटेड करते हैं? पी नोट से डिनोटेड करते हैं। क्लियर? तो दो टर्म हो रहे हैं, आंशिक वाष्प दाब और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब से तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है अपने, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी स्पीसीज का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है ये। तो आंशिक वाष्प दाब का मतलब ये है कि जो भी वाष्प दाब आप कैलकुलेट करते हो उसमें कुछ कमी रहती है, तो मतलब उसका जो नाम लिखा गया है वो क्या लिखा गया? आंशिक वाष्प दाब लिखा गया। दूसरा देखो, हमें टॉपिक तो ये पढ़ना है कि दो टाइप के विलयन हैं, उनके वाष्प दाब की स्टडी करनी है। और जो विलयन कौन से हैं आपके पास? एक तो है वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब और एक वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। लेकिन उनको पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर राउल्स लॉ पढ़ेंगे। राउल्स लॉ, देखिए राउल्स लॉ की यदि अपन बात करें तो ये आपका जो विलयन के अंदर कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है उस कंपोनेंट के आंशिक वाष्प दाब को कैलकुलेट करने के लिए नियम दिया हुआ है। कोई आपसे पूछे कि राउल्स लॉ से आप क्या कैलकुलेट करोगे, तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि हम इसे क्या कैलकुलेट करते हैं? आंशिक वाष्प दाब कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? राउल्स लॉ को स्टडी क्यों की जाती है? टू कैलकुलेट द पार्शियल वेपर प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब को कैलकुलेट करने के लिए। राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ ये कहता है कि जो आंशिक वाष्प दाब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल भिन्न के। ठीक है, अब ये जो रूल है आपको किसके अंदर लगाना है? विलयन के अंदर ही लगाना है। जैसे मान लीजिए विलयन के अंदर विलेय व विलायक ए व बी दो स्पीसीज है, तो मैं ऐसा कहूँ कि एक का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? एक की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। मैं आपसे कहूँ कि बी का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, तो आप मेरे को कहोगे कि सर ये बी के मोल भिन्न के समानुपाती होगा। क्लियर? तो अब इस नियम को आप डिफाइन कर दो, तो मैं क्या कह सकता हूँ? एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब आप राउल्स लॉ के अंदर सीधा सीधा बस स्टेटमेंट ध्यान रखिए, क्या? आंशिक वाष्प दाब समानुपाती मोल भिन्न। अब इसको बढ़ा जगह चढ़ाकर आप क्या करो? डिफाइन कर दो। तो मैं क्या कह सकता हूँ? एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। आंशिक वाष्प दाब को आप किससे लिखोगे? पी डैश से लिखोगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स के। क्लियर? तो ये आपके पास क्या है? राउल्स लॉ है। अब इसको यदि सोल्व करें अपन तो ये हो जाएगा पी डैश इज इक्वल टू पी नोट एक्स हो जाएगा। पी नोट क्या है? पी नोट है अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अवयव का शुद्ध अवस्था में, अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक है, ये यहाँ पर एक तरह से समानुपाती स्थिरांकी है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे? अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कहेंगे। तो राउल्स लॉ को आप सीधा सीधा याद रखोगे,
आंशिक वाष्प दाब समानुपाती है किसके? मोल भिन्न के। डिफाइन कैसे करोगे? इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और P डैश इज इक्वल टू क्या होगा? P नोट x। P नोट का एक समानुपाती स्थिरांक है जिसको क्या नाम दिया गया है? अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो ये तो बात हो गई किसकी? राउल्स लॉ के बारे में बात हो गई। अब हमें क्या करना है? दो विलयन की स्टडी करनी है और ऐसे मतलब दो विलयन के वाष्प दाब की स्टडी करनी है। क्या करना है अपने को? दो विलयन के वाष्प दाब की स्टडी करनी है। उनमें से देखो पहला तो क्या है? पहला आपके पास है ठोस द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। ठोस द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। ठोस द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। दूसरा आपके पास है द्रव्य विलयन द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। अब इसको समझो पहले तो। देखो ये जो ठोस है इसके अंदर क्या है? सोल्यूट है, मतलब विलेय है। और ये जो द्रव्य है ये क्या है? इसके अंदर विलायक है। क्या है आपके पास? ये विलायक है। सॉरी मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2 नंबर दे देता हूँ। ठीक है, पहले हम इस विलयन की स्टडी करेंगे। और इसमें ये क्या है आपके पास? सोल्यूट है। और ये क्या है आपके पास? सोलवेंट है। क्लियर? अब ध्यान देना इधर, ये देखो ये द्रव्य है तो द्रव्य विलायक है ये और इसकी वाष्प बनेगी ये। ठीक है, और इसमें भी द्रव्य है और इसकी भी क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। तो मैं ये तो हो गया कॉमन इन दोनों के अंदर। अब ऊपर वाले में देखो जिसको मैंने 2 नंबर दे रखा है ये ठोस है। क्या ठोस को आप इस द्रव्य में विलय करोगे तो सॉलिड के जो पार्टिकल रहेंगे वो जगह जगह पर रहेंगे, क्या उनकी वेपर बनेगी? क्या उनकी वाष्प बनेगी? क्या उनकी वाष्प नहीं बनेगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ऊपर वाले विलयन के बारे में, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, ये नाम दे सकता हूँ मैं। अवाष्पशील विलय युक्त, आप इसको देखिए ये क्या है आपके पास? ठोस पदार्थ है। मतलब इस 2 नंबर के सॉल्यूशन के अंदर आपने जो विलय लिया है वो क्या लिया है? ठोस लिया है। और इस ठोस की विलयन के अंदर तो कम से कम क्या नहीं बनेगी? वेपर नहीं बनेगी। तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ? ये वाष्पशील नहीं है, मतलब ये ठोस इस विलयन के अंदर। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये क्या है? अवाष्पशील विलय हो गया आपके पास। तो पहले जो 2 नंबर का आपके पास सॉल्यूशन है उसको उसका दूसरा नाम और क्या हो सकता है? वो हो सकता है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। दूसरे वाले में देखिए ये विलय कैसा है? वाष्पशील है। तो देखो इसकी वेपर बनेगी और इसकी भी वेपर बनेगी। इसमें विलायक की तो दोनों के अंदर वेपर बनेगी क्योंकि वो तो लिक्विड स्टेट के अंदर है। फर्क किसका था? ठोस का और द्रव का। तो यहाँ पर ये ठोस था तो ये कैसा था? अवाष्पशील विलय था। और आपके पास ये द्रव है तो द्रव कैसा होगा? वाष्पशील। कैसा होगा? वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। क्लियर? तो मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 टाइप के विलयन का वाष्प दाब कैलकुलेट करना है, जिसमें से 1 नंबर पे तो पढ़ेंगे अपन कौन सा? द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। द्रव्य का मतलब है विलय, द्रव्य है, विलायक भी क्या है? द्रव्य है। फोकस कहाँ करना है आपको? सोल्यूट पे करना है, विलय पे करना है। तो ये जो आपका विलय है इसकी वाष्प बनेगी। तो जो फर्स्ट टाइप है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ? वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। जो सेकंड है वो मेरे पास क्या है? ठोस द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। और इसमें जो विलय है उसकी क्या नहीं बनेगी? वेपर नहीं बनेगी। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ? इसको अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। अब क्या करेंगे अपन? 1 बाय 1 इन दोनों विलयन की स्टडी करेंगे, इनके वाष्प दाब को कैलकुलेट करेंगे। और सब पहले इसमें कौन सा पढ़ेंगे अपन? द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। तो देखिए पहला अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर द्रव्य
द्रव विलयन, द्रव विलयन का वाष्प दाब, द्रव विलयन का वाष्प दाब। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इसको क्या, वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। तो इसको लिख दिया आपने क्या, वाष्पशील विलय युक्त, वाष्पशील विलय युक्त विलयन, वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, इस विलयन का वाष्प दाब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ध्यान देना इधर, माना कि एक विलयन, माना कि एक विलयन दो द्रव, एक विलयन दो द्रव ए विलय वह बी विलायक से मिलकर बना है, वह बी विलायक से मिलकर बना है। एक विलयन लिया है अपन ने, उसमें क्या है, दो द्रव है, ए तो विलय है, बी क्या है, विलायक है। देखिए ये तो क्या हो गया मेरे पास, द्रव है, और ये क्या है, विलय है, और एक क्या ले लिया मैंने, क्या, बी, ये भी क्या है, द्रव है, ये क्या है, विलायक है। क्लियर। अब देखो यहाँ अपन एज्यूम करके चलेंगे, माना कि इनके आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, माना कि इसका आंशिक वाष्प दाब कितना है, P डैश A है, और इसका आंशिक वाष्प दाब कितना है, P डैश B है। क्लियर। और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इसका हो गया P नोट A मान लिया, और इसका क्या मानेंगे अपन, P नोट B मानेंगे। एक किसकी जरूरत है आपको, मोल भिन्न की जरूरत है। तो मोल भिन्न की बात करें तो इसकी मोल भिन्न कितनी है, XA है, और इसकी मोल भिन्न कितनी है, XB है। आपका इस टॉपिक को पढ़ने का जो एम है वो क्या है, वो है वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मतलब यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूंगा विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब मतलब आप क्या कैलकुलेट करने जा रहे हो, PS, S स्टैंड फॉर सॉल्यूशन। देखिए एक डाल्टन का नियम काम में लेते हैं अपन, किसके अंदर, 11th क्लास के अंदर गैसों वाले चैप्टर के अंदर। डाल्टन का नियम क्या कहता है कि किसी कंटेनर में प्रेजेंट, किसी कंटेनर का जो वाष्प दाब होगा उसमें प्रेजेंट सभी गैसों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। तो आपके पास ये जो विलयन है इसको आप गर्म कर रहे थे तो वाष्प दाब है, तो जितना भी आपके पास वेपर बनी है, जितने टाइप की भी गैसेज आपके पास अवेलेबल है, उनके वाष्प दाब के एडिशन के बराबर होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। तो दो कंपोनेंट है आपके पास, एक तो क्या है, A है, और दूसरा क्या है आपके पास, B है। तो इन दोनों के आंशिक वाष्प दाब को यदि अपन क्या कर दे, ऐड कर दे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास P डैश A प्लस P डैश B। P डैश A क्या है, आंशिक वाष्प दाब किसका, अवयव A का यानी कि विलय का, और P डैश B क्या है, आंशिक वाष्प दाब किसका, अवयव B का। और हम जानते हैं कि आंशिक वाष्प दाब को किस नियम से कैलकुलेट किया जाता है, राउल्स लॉ से कैलकुलेट किया जाता है। किससे कैलकुलेट किया जाता है, राउल्स लॉ से। मैं यहाँ लिख सकता हूँ P डैश A इज इक्वल टू P डैश A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, और P डैश B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। और यहाँ मैं इसको सोल्व करके लिख सकता हूँ P डैश A इज इक्वल टू P नोट A X, और इसको लिख सकता हूँ मैं P डैश B इज इक्वल टू P नोट B, और ये XB से लिख सकता हूँ। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि मैं इसको उठाने वाला हूँ। क्लियर। अब देखिए आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए विलयन का वाष्प दाब। और विलयन का वाष्प दाब आपको कैसे मिलेगा, जब आप
ए अवयव ए के आंशिक वाष्प दाब और अवयव बी के आंशिक आंशिक वाष्प दाब को क्या कर दोगे, ऐड। और ये आपने निकाल लिया है, किससे निकाला, राउल्स लॉ से हमने निकाल लिया है। तो ध्यान देना, इधर मैं बात करूं, यदि देखो पी एस इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी, ये इक्वेशन थी। आपने पी डैश ए को राउल्स लॉ से कैलकुलेट कर लिया और पी डैश बी को भी कैलकुलेट कर लिया, जिनकी वैल्यू आपके पास है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी और ये एक्स बी। क्लियर। ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, ये इक्वेशन आपको क्या रिजल्ट दे रही है, क्या बता रही है, ये इक्वेशन एक ऐसे विलयन के वाष्प दाब को डिफाइन कर रही है जो विलयन द्रव से मिलकर बना है, यानी कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब को बताती है। क्या कह रहा हूं मैं, ये इक्वेशन क्या डिफाइन कर रही है, वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। मान लीजिए आपके पास कोई न्यूमेरिकल है, आपको क्या दे दिया जाए, शुद्ध अवस्था के अंदर वाष्प दाब दे दिया जाए, या सीधा आंशिक वाष्प दाब देंगे तो इससे कैलकुलेट कर देंगे। मोल भिन्न दे दी जाए तो भी कैलकुलेट करके बता देंगे। मान लो किसी एक की मोल भिन्न दी जाए तो क्या करना होगा, तो देखो इस इक्वेशन को क्या करेंगे अपन, दो अलग अलग फॉर्म के अंदर डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, इक्वेशन अपन दोबारा से लिखेंगे। ये देखिए इक्वेशन मेरे पास थी क्या, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी और ये क्या हो गया, एक्स बी। ठीक है। और आपको जब मोल फ्रैक्शन मैंने पढ़ाई थी तो मैंने कहा था द एडिशन ऑफ एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी विलयन की कुल मोल भिन्न कितनी होती है, 1 होती है। तो आप क्या कीजिए इसके अंदर, मतलब मैं जानता हूँ एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो एक बार तो क्या कीजिए आप एक्स बी की वैल्यू रख दीजिए, एक बार किसकी वैल्यू रख दीजिए, एक्स ए की वैल्यू रख दीजिए। एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस एक्स ए। एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस एक्स बी आएगी। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक्स बी की वैल्यू को इसमें पुटअप कर देते हैं इस जगह पे। क्लियर। तो देखो यानी कि इस इक्वेशन को मैं दो फॉर्म के अंदर लेकर जाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या करूँगा, एक्स बी की वैल्यू पुटअप करूँगा इसके अंदर, और ये है मेरे पास एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू। क्लियर। तो मेरे पास हो गया देखो पी एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी 1 माइनस एक्स ए। ठीक है। इसको सोल्व करते हैं अपन अब। तो देखो ये हो गया मेरे पास पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी और एक्स ए, यह है आपके पास। इस इक्वेशन के अंदर जो कंपोनेंट है उनको चेक कीजिए। देखिए इन कंपोनेंट को मैं चेक करता हूं तो दोनों में क्या है, ये एक्स ए है, तो इन दोनों में से क्या करेंगे अपन, एक्स ए को कॉमन ले लेंगे। क्लियर। तो मैं लिख रहा हूं देखो इसको पी एस इज इक्वल टू, पहले मैं इसको लिख लूँ पी नोट बी को, और ये वैल्यू प्लस की है तो साइन भी कैसा रहेगा, इसके अंदर प्लस का ही रहेगा। तो ये हो गया मेरे पास पी नोट बी। क्लियर। अब देखो इन दोनों वैल्यूज में से मैं पहले एक्स ए को मतलब ये वाली वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, पी नोट ए वाली। कौन सी वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, पी नोट ए वाली, और ये वैल्यू किसकी है, प्लस की है। क्लियर। अब ध्यान देना यहाँ से कि पी नोट, चलो एक बार इसको कंप्लीट लिख लो आप। तो ये हो गया पी नोट ए एक्स ए, और ये क्या है आपके पास माइनस पी नोट बी एक्स ए। मैंने इनको क्या कर दिया है, रीअरेंज कर दिया है, और जो सिमिलर क्वांटिटी जिनके अंदर है उनको एक जगह कर दिया। इसको मैं सोल्व करूँ तो क्या आएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी प्लस, इन दोनों में से कॉमन लिया तो बाहर क्या कॉमन आ गया, एक्स ए कॉमन आ गया, तो पी नोट ए तो रह जाएगा प्लस का आपके पास, और पी नोट बी रह जाएगा किसका, माइनस का। तो ये हो गया पी नोट ए, और आगे रह जाएगा आपके पास पी नोट बी। क्लियर। ये आपके पास द्रव विलयन के वाष्प दाब के लिए एक अन्य समीकरण है। क्लियर। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपको कहे
कि वाष्पशील विलययुक्त विलयन के वाष्प दाब के लिए निम्न समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। और निम्न समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए और आपको मान लीजिए ये समीकरण देते हैं डायरेक्ट, तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा? देखिए, जो चीज कॉमन आई है, क्या कॉमन आया है? एक्स ए, इसका मतलब एक्स बी की वैल्यू रखनी है। क्या कह रहा हूं मैं? मान लीजिए आपको एग्जाम में ये कहे कि वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए निम्न समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, और जैसे भी समीकरण को देख रहा हूं और मेरे को पता चला कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स ए कॉमन आ रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू पुटअप की गई थी वो एक्स बी की गई थी, क्योंकि एक्स बी तो है ही नहीं इसके अंदर। समझ गए? तो जो चीज कॉमन आए उसके दूसरी वाली वैल्यू पुटअप की गई है। अब जैसे मान लीजिए मैं किसकी वैल्यू पुटअप करता, एक्स ए की वैल्यू पुटअप भी करेंगे अपन इसके अंदर। इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे? एक्स ए की वैल्यू भी पुटअप करेंगे। क्या पुटअप करने से पहले आप बता सकते हो कि रिजल्ट क्या आने वाला है? देखो सोचो, देखे पी एस है, पी नोट बी की जगह क्या आ जाएगा? पी नोट ए आ जाएगा। पी नोट ए की जगह क्या आएगा? पी नोट बी आएगा। पी नोट बी की जगह क्या आ जाएगा? पी नोट ए आ जाएगा। और एक्स ए की जगह क्या आ जाएगा? एक्स बी आ जाएगा। तो देखते हैं, देखें आप लोगों को वैल्यू पुटअप करनी है किसकी? एक्स ए की। एक्स ए की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस एक्स बी है। क्लियर? तो इक्वेशन आपके पास थी, देखो पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, यही थी इक्वेशन। किसकी वैल्यू पुटअप करनी है आपको? एक्स ए की वैल्यू पुटअप करनी है। तो ये हो गया मेरे पास पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए, ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी, और ये क्या हो गया मेरे पास? एक्स बी। सोल्व करो इसको, तो ये होगा पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? ये पी नोट ए ही रहेगा, माइनस पी नोट ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? पी नोट ए एक्स बी हो गया, प्लस पी नोट बी एक्स बी हो गया। क्लियर? ध्यान देना, इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स बी कॉमन है। क्लियर? तो देखो मैं यहाँ लिखूंगा पी एस इज इक्वल टू, ये तो प्लस का ही था तो ये यहाँ का यहीं रह जाएगा। इस इक्वेशन में देखना पहले क्या आ रहा था? पी नोट बी आ रहा था। इस इक्वेशन में क्या आया है? पहले पी नोट ए आया। देखो इन दोनों, ये वाला पोर्शन तो इसका माइनस का है और ये वाला पोर्शन किसका है? प्लस का है। तो मैं पहले इसको लिखना चाह रहा हूँ। क्लियर? तो पहले इसको लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस, या तो आप इसको पूरा लिख के सोल्व कर लीजिए ऐसे, पी नोट बी एक्स बी, और ये हो जाएगा माइनस पी नोट ए एक्स बी। क्लियर? अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लोगे आप? एक्स बी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस, यहाँ से क्या बचा आपके पास? पी नोट बी, यहाँ से क्या बचा आपके पास? पी नोट ए, और बाहर क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स बी आ जाएगा। ठीक है? तो ये भी क्या है? वाष्पशील विलययुक्त विलयन के वाष्प दाब की एक अन्य समीकरण है। एक समीकरण क्या आती है आपके पास? पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। क्लियर? एक इक्वेशन ये है आपके पास और एक इक्वेशन आपके पास ये है। अब सोचो, एग्जामिनर आपको ऐसा कहे कि वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए निम्न समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आए हुए नहीं हैं, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पूछी जा सकती है। फिर भी अपन सपोज करके चले कि हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आए कोई, तो मैं क्या कहूँगा? वाष्पशील विलययुक्त विलयन के वाष्प दाब के लिए निम्न समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। तो एक तो ये इक्वेशन व्युत्पन्न करवा सकता है आपसे, ये इक्वेशन ड्राइव करवा सकता है, और ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ड्राइव करा सकता है। इनमें से कोई सी इक्वेशन दे, और जैसे मान लीजिए एक्स ए था और ये क्या है मेरे पास? एक्स बी है, तो मैं समझ जाऊंगा देखते ही कि मेरे को एक्स ए कॉमन लिया हुआ है तो एक्स बी की वैल्यू पुटअप की गई है, और एक्स बी कॉमन आ रहा है तो एक्स ए की वैल्यू पुटअप की गई है। इज दैट क्लियर? अब ध्यान दीजिए इसके अंदर, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो आपके पास यहाँ से, जैसे आपको एग्जामिनर ने क्या किया? पी नोट ए की वैल्यू दे दी, पी नोट बी की वैल्यू दे दी, अवयव का शुद्ध अवस्था के अंदर वाष्प दाब दे दिया। क्लियर? ए का और बी का दोनों का दे दिया, और सपोज करो कि एग्जामिनर ने आपको किसकी वैल्यू दी है? एक्स ए की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है? सिर्फ और सिर्फ एक्स ए की वैल्यू ही दी है। तो देखो, आपको ये इक्वेशन सीधा लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इक्वेशन आपको रटनी है, आपको आराम से डिफाइन कर सकते हो।
आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स ए की। तो देखो एक्स ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, और जैसे ये इक्वेशन थी मेरे पास पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी और एक्स बी, उसने किसकी वैल्यू दी है, एक्स ए की वैल्यू दी है। तो एक्स ए की वैल्यू पुट कर दी आपने, पी नोट ए की वैल्यू पुट कर दी, पी नोट बी आपको दिया हुआ है तो पी नोट बी की वैल्यू भी पुट कर दी। एक्स बी की वैल्यू दी भी नहीं है तो आप क्या करोगे, एक्स बी की वैल्यू को इस तरह से लिख दोगे 1 माइनस एक्स ए एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ एक्स ए। मतलब अब क्या हो गया, देखो इस इक्वेशन को देखो, आपके पास पी नोट ए की वैल्यू भी है, एक्स ए की वैल्यू भी है, पी नोट बी की वैल्यू भी है, 1 आपके पास है और किसकी वैल्यू है, एक्स ए की वैल्यू है। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या जाएगा आपके पास, विलयन का वाष्पदाब आ जाएगा। और ऐसे ही क्या करे एग्जामिनर, मान लो आपको पी नोट ए दे दे, पी नोट बी दे दे, किसकी वैल्यू दे दे, एक्स बी की वैल्यू दे दे, किसकी वैल्यू नहीं दे, एक्स ए की वैल्यू नहीं दे, तो आप इस इक्वेशन को पुट करना। अब की बार आपके पास किसकी वैल्यू नहीं है, एक्स ए की वैल्यू नहीं है, जबकि किसकी वैल्यू है, एक्स बी की। तो आप एक्स ए को कन्वर्ट कर लेना किसके अंदर, 1 माइनस एक्स बी के अंदर। देखो इस इक्वेशन पी नोट ए की वैल्यू है, आपके पास एक्स बी की वैल्यू भी है, पी नोट भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर और एक्स बी की वैल्यू भी आपको दी हुई है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आराम से सोल्व हो जाएगा। ये इसके न्यूमेरिकल में अगली क्लास के अंदर कराऊंगा आपको, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर आपने किसकी स्टडी की है, वाष्पदाब, जो कि चैप्टर का अपने एक नया मोड शुरू हो चुका है। तो वाष्पदाब में अपने एक तो वाष्पदाब की डेफिनेशन पढ़ी है कि गतिक साम्यावस्था की स्थिति में द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्पदाब। एक अपने किसके बारे में पढ़ा है, राउल्स लॉ के बारे में, आंशिक वाष्पदाब समानुपाती मोलविन। दूसरा आपने 2 टाइप के विलियंस का वाष्पदाब कैलकुलेट करने जा रहे थे अपन, जिसमें से हमने किसका वाष्पदाब पढ़ लिया है, वाष्पशील विलयुक्त विलयन का वाष्पदाब या द्रव विलयन का वाष्पदाब। ये टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिया है, इसका न्यूमेरिकल करवाना है। और जो सेकंड पार्ट है इसका ठोस द्रव विलयन का वाष्पदाब या अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्पदाब की स्टडी अपन करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।